Yes, hello students. I am पवन गुप्ता. वेलकम इन पवन मैथ क्लासेस. जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टू सेट्स बेस्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे. तो हम आपके सामने कुछ टू सेट पर बेस्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रखने जा रहे हैं. आप एग्ज़ाम में मोस्ट प्रॉब्ली होम एग्ज़ाम में लोग टू सेट बेस्ड ही क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभार थ्री सेट बेस्ड प्रॉब्लम पूछते हैं. तो हम थ्री सेट बेस्ड भी लेंगे, बट पहले हम टू सेट बेस्ड प्रॉब्लम लेते हैं. तो फर्स्ट लॉट में हमने 5 प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं. इनके बारे में हम देखेंगे किस तरीके से क्या सॉल्व करते हैं. जो भी आपने कॉन्सेप्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ी है वो सभी की सभी कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे. कोशिश करेंगे हम कि वेन डायग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए. कॉन्सेप्ट के थ्रू भी निकालने की कोशिश करें, अपने आप को चेकआउट भी करते चलें. ठीक है, तो हम पहले प्रॉब्लम पर आते हैं. इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है n ऑफ यूनिवर्सल इज़ 40, n ऑफ a इज़ 20, n ऑफ b इज़ 15 एंड n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज़ 5. देन फाइंड a यूनियन b पूछा है, a माइनस b पूछा है, n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, n ऑफ a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट, एन नन ऑफ द सेट एंड एन ऑफ ए डेल्टा बी. मतलब कहने को तो हमने एक प्रॉब्लम लिखा है आपके लिए, बट आप देख रहे होंगे बड़ा स्मार्टली हमने एक प्रॉब्लम में 1 2 3 4 5 6 पार्ट डाल दिए हैं. हमारी कोशिश यही है कि आप किसी भी तरीके से प्रॉब्लम पर कंफ्यूज्ड नहीं होने चाहिए. अगर हम बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपके सामने लिख देंगे, क्वेश्चन बना देंगे, तो ऑब्वियसली एक आप पर प्रेशर हो जाता है कि इतनी प्रॉब्लम कौन करे. आज का आपको पता है आज के स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे काम है, उसके पास पढ़ने का वक्त बहुत कम होता है. तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट आपको अपनी तरफ से करना ही पड़ेगा. तो अब इस प्रॉब्लम को करने की हम कोशिश करते हैं. तो हमने आपसे बोला है स्टार्टिंग में कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वेन डायग्राम पर अपने आप को फोकस करने की कोशिश में रहेंगे. तो हम फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं. हमने यहाँ पर सीधा सीधा दिया हुआ है तो कुछ हमें सोचना नहीं है. हमने एक ए सेट बनाया, इसके बाद एक दूसरा बी सेट बनाया, इस पर ए लिखा है और इस पर बी लिखा, और आपको पता है ये तो अपना यूनिवर्सल सेट है ही है. इसने एन ऑफ ए 20 दिया है, एन ऑफ बी 15 दिया है एंड ए इंटरसेक्शन बी 5 दिया है. कभी भी वेन डायग्राम में जो हम एंट्री करते हैं वो हमेशा कॉमन एलिमेंट से करते हैं. 2 का कॉमन है तो वो देखेंगे, अगर 3 का कॉमन है तो वहाँ से देखेंगे. वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है. तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी को यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिए, ये 5 आ गया. अब एक एक का देखेंगे हम, एन ऑफ ए और एन ऑफ बी. एन ऑफ ए में 20 हैं बेटा, इसमें टोटल 20 हैं बट 5 हम लिख चुके हैं, तो फिर यहाँ तो हमारे पास 15 ही लिखने का चांस है. एन ऑफ बी में 15 दिए हुए हैं, 5 हमने लिख लिए हैं, तो यहाँ तो अपने पास 10 का ही चांस रह गया. तो यहाँ हमने क्या किया है, इसमें 15 लिख दिया, इसमें 5 लिख दिया, इसमें 10 लिख दिया. एक बार रीचेक भी कर लें क्या हमने ठीक लिखा हुआ है. ए में तो 20 हो गए हैं, बी में भी 15 हो गए हैं, दोनों के कॉमन 5 हैं. तो इस तरीके से हमने ये दोनों एंट्री भी फिल कर दी हैं. अब अपनी रह जाती है एन ऑफ यूनिवर्सल. इसमें 40 नंबर्स हैं, मतलब टोटल 40 हैं. तो बेटा अभी तक तो हमारे 20 और 10 30 ही नंबर आए हुए हैं, 10 तो कहीं और होंगे ना, तो ये कहीं बाहर हैं. तो ये हमारे इस यूनियन के कॉम्प्लीमेंट में हैं. तो आपकी एंट्रीज तो सारी हो गई. अगर ये एंट्री आप करने में कामयाब हैं तो फिर आपको एक एक लाइन में आंसर दे देना है. सबसे पहले इसने क्या पूछा है, फर्स्ट ये जानना चाहता है एन ऑफ ए यूनियन बी क्या समय लगेगा आपको. 15 + 5 + 10 वेन डायग्राम आपको आता है. ए यूनियन बी का मतलब पूरा का पूरा सेट करना है, तो ये आपका 30 हो जाएगा. सेकेंड पार्ट में हमसे ये क्या जानना चाहता है भाई, इसने पूछा है हमसे एन ऑफ ए माइनस बी. देखते हैं एन ऑफ ए माइनस बी. एन ऑफ ए माइनस बी का मतलब ए का पोर्शन जो बी में नहीं है, तो आपको दिख रहा है ये कितना है, 15 है, आपने लिख दिया. थर्ड पोर्शन की बात करता है. थर्ड में क्या कहता है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन
एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, थोड़ा सा मेहनत करनी है आपको। यहाँ अगर आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ी सी मेहनत करनी है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए के बाहर वाला पोर्शन और बी के बाहर वाला पोर्शन उन दोनों का कॉमन, तो भैया वो तो ये बाहर वाला ही तो कॉमन आएगा, ये बाहर वाला ही तो कॉमन आएगा। तो वेन डायग्राम से अगर आप इसे लिखेंगे थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, अभी हम बताते हैं सेकंड मेथड से भी। तो ये आपका 10 हो जाएगा। अब इसके बाद ये कहता है एन ऑफ, इसने चौथा पार्ट पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अरे भैया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, इसको हटा के बाकी जो कुछ भी सब कुछ लिख डालो। तो ये हटा दिया हमने पोर्शन 5 वाला, तो ये 10 15 10, तो ये आ जाएगा 10, फिर ये 15 और फिर ये 10, तो ये कितना हो जाएगा 35 हो गया। अच्छा, इसके बाद कहता है नन ऑफ द सेट, तो फिफ्थ पार्ट हम देखते हैं, एन ऑफ नन ऑफ द सेट, नन ऑफ दी सेट। नन ऑफ दी सेट में भाई किसी में भी नहीं है, तो वो कितने हैं 10 हैं। इसके बाद 6 पार्ट में कहता है एन ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। आपको पता है सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो ये आपका आ जाएगा 15 + 10 एंड दैट इज़ कमिंग 25। तो ये आपने आंसर दिए हैं टोटल वेन डायग्राम बेस्ड। अब आप चाहते हैं कि हम फार्मूले लगा के भी इन आंसर्स को निकाल लें। देखिए, आपके पास एग्जाम में दोनों ही फैसिलिटी होंगी। आप चाहे तो वेन डायग्राम से आंसर निकालिए, अदरवाइज आप फार्मूले से निकालिए। यहाँ कोई आपको कभी कंपेल नहीं कर सकता है, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं वो अप्लाई कीजिए। तो अगर आप इन्हीं प्रॉब्लम्स को फार्मूले से देखना चाहते हैं तो देखिए फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। पहले सबसे पहले एन ऑफ ए यूनियन बी की बात है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब हम बड़े अच्छे से जानते हैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास ए दिया हुआ है इन्होंने 20, बी दिया हुआ है 15, इंटरसेक्शन दिया हुआ है 5, तो ये 30। आप देख रहे होंगे ये दोनों ही आंसर मैच कर गए। सेकेंड पार्ट में ये इन्होंने हमसे क्या पूछा है, एन ऑफ ए माइनस बी। आप बेटा अगर हमारी प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देखे हैं तो ये आप लिख सकते थे एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए माइनस बी। एन ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 है, 20 में से 5 को जाने दीजिए तो ये 15। आप देखेंगे आपका सेकेंड आंसर भी मैच कर गया है। ये आपका सेकेंड आंसर है, ये पक्का मैच करेगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं हम थर्ड पोर्शन को। थर्ड में है एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले इसको हम क्या लिखेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, डिमॉर्गन लगाया, और ये लिख देंगे एन ऑफ यूनिवर्सल माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। और एन ऑफ यूनिवर्सल आपको पता है यहाँ कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, और ये तो आप अभी अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना किया 30, तो ये आ गया 10। अब देखा होगा आपने यहाँ थोड़ा सा वेन डायग्राम में ये पार्ट टफ था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट में बहुत आसान रहा। आंसर आपका मैच करेगा, 10 है, यही 10 आएगा। अब आप फोर्थ पोर्शन देखते हैं। फोर्थ में ये क्या कहता है हमसे, फोर्थ में इसने कहा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको कॉन्सेप्ट आती है तो ये क्या लिख देंगे, एन ऑफ यूनिवर्सल माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हो जाएगा 40 - 5 एंड दैट बिकम्स 35। ये भी आ गया भाई 35। अब ये नेक्स्ट पार्ट पे हमें ले जाता है, तो हम नेक्स्ट पार्ट कैसे देखेंगे। तो अब ये ऊपर के हम 4 पार्ट तो इरेज कर सकते हैं ना, हमने मैच कर लिए दोनों ही मेथड से, तो ये 4 हमने हटा दिए। अब हमें देखना है 5th एंड 6th का आंसर मिलता है या नहीं मिलता है। अभी हमसे क्या कहता है, नन ऑफ द सेट की बात करता है। 5th पार्ट ये कहता है एन नन ऑफ द सेट, नन ऑफ द सेट। अब इसके लिए हमने आपको क्या बताया था, एन ऑफ यूनिवर्सल माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल 40 है और यूनियन आपका कितना आया था, अभी हमने यूज़ किया है 30 आया हुआ था, तो ये आपका आंसर 10 आ जाएगा। अब इसके बाद ये 6 पार्ट में हमसे क्या कहता है, एन ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो ये आपने कितना पढ़ा है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
ए की वैल्यू इसने 20 दी है, दूसरे की 15 दी है, -2 × 5, तो ये 35 में से 10 जाएगा तो 25। ये इससे मैच होगा, ये वाला आंसर इससे मैच होगा। तो आप चाहें तो वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं और आप चाहें तो इनको कॉन्सेप्ट के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें उस तरीके से सॉल्व करें। तो इस तरीके से हम फर्स्ट प्रॉब्लम करने में कामयाब हो गए। ये थोड़ा सा एक बिलो एवरेज क्वेश्चन मान के चलिए, क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ कहीं कुछ इसने ऐसी टिपिकल लैंग्वेज नहीं दी है जहाँ पर आप कंफ्यूज्ड हों। लेकिन होम एग्ज़ाम में कभी कभी लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम भी पूछ लेते हैं, तो हमेशा यही नहीं हमें सोचना चाहिए कि बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम ही पूछेंगे। हमेशा हॉट्स नहीं आता है, हॉट्स का पोर्शन 10 से 20% के बीच में ही टीचर रखता है। बाकी तो हॉट्स का मतलब हायर ऑर्डर टेस्टिंग स्किल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। अब हम सेकंड प्रॉब्लम, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चंस रहेगा। अब वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, विदाउट वेन डायग्राम भी कर सकते हैं, भी डिपेंड करेगा हम पर कि हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। ये पहले पूछता है मैक्सिमम ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी। तो हम आपको अभी बता चुके थे कॉन्सेप्ट में, मैक्सिमम ऑफ ए यूनियन बी ये कितना हो सकता है, इसकी वैल्यू यूनिवर्सल से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती है। ये हमेशा लेस और इक्वल टू, क्योंकि आपने पढ़ा है ना एन ऑफ ए यूनियन बी इट इज़ ऑलवेज लेस और इक्वल टू एन ऑफ यूनिवर्सल। तो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सल हो सकता है। यूनिवर्सल कितना दिया हुआ है 50। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ये कहता है मिनिमम ऑफ ए माइनस बी। तो अब निकालते हैं मिनिमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसके रिगार्डिंग में मैंने आपको बताया था, जो ए यूनियन बी है ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू एन ऑफ ए भी होती है एंड ग्रेटर और इक्वल टू एन ऑफ बी भी होती है। तो ए और बी में जो भी कम नंबर हो उससे कम तो ये कभी भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर इसका जो एन ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू एन ऑफ ए और ये ग्रेटर देन एन ऑफ बी। अब आपको डिसाइड करना है कि ये 30 से बड़ा होगा या 25 से बड़ा होगा, ये 30 से बड़ा होगा। ये मतलब ये कहता है 30 से भी बड़ा है, करेक्ट, और ये कहता है 25 से भी बड़ा है। अब आपको सोचना है किससे बड़ा देंगे भाई। एक सेट में 30 एलिमेंट्स हैं, दूसरे में 25 हैं, तो क्या इनका यूनियन कभी 30 से छोटा आएगा? कभी नहीं आएगा। तो मिनिमम ए यूनियन बी जो है वो आपका यहाँ पर 30 है। ये कंडीशन अगर लगाओगे तो हमारी कंडीशंस कल कंप्लीट हो जाती है। ये अब ये कहता है हमसे मैक्सिमम ऑफ एन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये टोटल मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एक एक नंबर के पार्ट एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम एन ऑफ, ये तो था यूनियन पर, अब ए इंटरसेक्शन बी की बात कहता है। कॉमन इनमें कितना आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन कितना आ सकता है। एक सेट में 30 एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में 25 हैं, कितने एलिमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन हो सकते हैं? 25 से ऊपर तो मतलब ही नहीं होता कॉमन हो जाए। तो ये वैल्यू हमारी जो है वो 25 हो सकती है, मैक्सिमम हो गई। अब बारी आती है मिनिमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब थोड़ा सा बच्चे को प्रॉब्लम है, ये पार्ट्स यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, यहाँ प्रॉब्लम है आपको। तो आप क्या करेंगे, अब थोड़ा सा हम अपने आप को पहले वाले फार्मूले पे ले जाते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी तो हमारे पास अवेलेबल हैं, एक है 30, दूसरा 25, तो ये हो जाएगा 55 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और हमें अच्छे से पता है कि एन ऑफ ए यूनियन बी जो है वो हमेशा लेस और इक्वल टू एन ऑफ यूनिवर्सल होता है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 55 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस और इक्वल टू 50। तो यहाँ से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो लेस और इक्वल टू -5। माइनस से माइनस डायरेक्ट मत काट देना, ये इन इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं है, इनइक्वलिटी है, सिंबल चेंज हो जाएगा। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर और इक्वल टू 5, सो यू कैन राइट मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी दिस इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से आप
मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। किस में कैलकुलेट कर सकते हैं? यूनियन एंड इंटरसेक्शन में। तो ये हमने कंफर्म कर लिया है किस तरीके से हम मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर होना चाहिए। अब हम देखते हैं थर्ड में भी इन्होंने 4 पार्ट दे रखे हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की है। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम अगर हम अटेम्प्ट करेंगे तो आंसर आएगा। अपने पास तो दो फैसिलिटी अवेलेबल है, आपको जो भी इजी लगे। अगर मान लीजिए हम वेन डायग्राम से करते हैं तो आप फार्मूले से करो, हम फार्मूले से करते हैं तो आप वेन डायग्राम से करो। प्रैक्टिस तो अल्टीमेटली आपको ही करनी है ना। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट नो हिंदी and 50 knows English, 25 are knowing both. Each of the student knows at least one language. मतलब ये लाइन हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। Each of the student knows at least one language, मतलब हर बच्चा कम से कम एक लैंग्वेज जानता है। इसका मतलब इसके बाहर कुछ भी नहीं, जो भी है वो हमारा यूनियन ही है यहाँ पर। नंबर 1, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर। तो जो पहली लाइन है इसी ने हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। ईच ऑफ द स्टूडेंट, अगर ये ईच ऑफ द स्टूडेंट वाली बात नहीं करता तो पता नहीं, ऐसे भी होते वहाँ जिन्हें कुछ भी नहीं आता। लेकिन ये सर्वे वहाँ किया गया है कि या तो उसे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, दोनों ही आती हैं लैंग्वेज। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो हिंदी इंग्लिश दोनों में कुछ नहीं जानता है। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने लिख लिया एन ऑफ एच। आप अगर चाहें तो और डिफाइन कर सकते हैं। एच इसके बाद लिखें सेट ऑफ द स्टूडेंट हु नोज़ हिंदी, उसके बाद ई सेट ऑफ, मतलब इस तरीके से। कुछ बच्चे कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन करके लिखते हैं ना, तो उनके लिए पहले वो ऐसे लिख दें एच और ई। एच मीन्स पहले वो क्या डालें, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु नो दी हिंदी, जिनको हिंदी आती है। सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु नो दी इंग्लिश। ये अगर ये नहीं लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझदार होता है टीचर, समझ जाएगा। एन ऑफ एच ये 100 है, एच आपने लिख दिया बहुत है, एंड एन इंग्लिश का आपने ई ले लिया, दैट्स इक्वल टू 50। दोनों का कॉमन भी दिया है, एच इंटरसेक्शन ई, ये दिया हुआ है 25। सबसे पहला पार्ट बस यही पार्ट था, तो यहाँ एक्सप्लेनेशन दे देना। इन दिस ग्रुप ईच स्टूडेंट इज नोइंग एटलीस्ट वन लैंग्वेज, देयरफॉर देयर इज़ नो स्टूडेंट विच इज़ नॉट हैविंग नॉलेज ऑफ एनी वन लैंग्वेज। तो यहाँ पर सीधा सीधा एन ऑफ एच यूनियन ई जो है वो आपका आ जाएगा एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। दिस इज इक्वल टू आपका कितना है 100 प्लस 50 माइनस 25, दैट इज़ 125। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए अपना 25 और इसके बाद ये 100 था तो ये 75 हो जाएगा, और ये 50 था तो ये 25 हो जाएगा। आपका जो यूनियन है इनका एच और ई का वो निकल के आ जाएगा 125। अब वेन डायग्राम भी बना सकते हैं। सेकंड सेट में क्या कहता है अब ये हमसे, सेकंड में पूछा है हाउ मैनी स्टूडेंट नो हिंदी बट नॉट इंग्लिश। हिंदी आती हो बट इंग्लिश नहीं आती है, मतलब हिंदी तो है बट इंग्लिश का कोई भी लेना देना नहीं है। तो वेन डायग्राम से तो सीधा आप 75 लिख सकते हैं, और अगर आप कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो ये लिखेंगे h माइनस का e, दिस इज इक्वल टू एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन e, एंड दिस इज इक्वल टू एन ऑफ एच हमारा 100 है, 100 में से 25 तो 75 आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स नो एग्जैक्ट वन लैंग्वेज। अब एग्जैक्ट वन की बात आती है तो अब यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है कि वेन डायग्राम फॉलो करोगे या कॉन्सेप्ट। वेन डायग्राम फॉलो करोगे तो एग्जैक्ट वन के लिए या तो ये है या ये है, तो एग्जैक्ट वन के लिए आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा 75 प्लस 25, दिस इज़ 100। आप दे दीजिए एग्जैक्ट वन। लेकिन अगर आप थ्योरी में जाते हैं तो आप लिखेंगे जो रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स हैं वो एन ऑफ ए माइनस बी में है प्लस एन ऑफ बी माइनस ए में। हमने ए माइनस बी यहाँ क्यों लिख रखा है भाई, क्योंकि हम तो यहाँ सेट्स क्या ले चुके हैं, इंग्लिश एंड हिंदी एच और ई लिए हुए हैं, तो एन ऑफ एच माइनस ई लिखेंगे।
एन ऑफ एच माइनस ई करेंगे एंड प्लस एन ऑफ ई माइनस एच लिखेंगे। तो यहाँ से भी आपका 100 में से कितना जाएगा, पहले 100 में से 25 जाएगा, प्लस दोबारा 100 में से 25 जाएगा, तो ये 75 प्लस 20, ये 50 है, सॉरी ई में जो इंग्लिश में 50 है, तो 75 प्लस 25 दैट्स इक्वल टू 100 ही आएगा। तो किसी भी तरीके से निकलिए, आंसर आपका निकल आएगा। फोर्थ पार्ट में हमसे ये कुछ और भी जानना चाहते हैं, मतलब हर तरीके से इन्होंने हमें चेक किया हुआ है। हाउ मैनी स्टूडेंट नो ओनली इंग्लिश, केवल इंग्लिश आती है, तो ओनली इंग्लिश का मतलब यही वाला है। तो ये दो तरीके से आप कह सकते हैं, डायरेक्ट अगर वेन डायग्राम देंगे तो लिख देंगे ओनली इंग्लिश इज़ 25, नहीं आप लिखते हैं तो कॉन्सेप्ट दे देंगे, तो ये एन ऑफ ई माइनस एच है, तो ये आपका क्या होता है, एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, तो यहाँ से 50 माइनस 25 इट इज़ कमिंग 25। तो जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे उस तरीके से सॉल्व कीजिए, तो ओवरऑल आप अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। फर्स्ट भी आपने क्लियर कर लिया, सेकंड भी क्लियर हो गया, थर्ड भी क्लियर हो गया है, ठीक है। तो आई थिंक आपको डिफ़िकल्टी नहीं आ रही होगी, चाहे आप वेन डायग्राम अप्लाई कीजिए, वेन डायग्राम नहीं करते हैं अप्लाई तो कॉन्सेप्ट कीजिए। फिर ये देखो कि आपका बेनिफिट किससे, आपको कन्वीनियंस किससे फील हो रही है, आप कंफर्टेबल कहाँ हैं, क्योंकि यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, केवल हमें आंसर निकाल के देना होता है। अगर वेन डायग्राम में आपने एंट्री कर दी और उसके बाद आंसर सही दे रहे हैं तो टीचर आपको नंबर देगा, नहीं मार्क्स काट सकता है। और आप कॉन्सेप्ट से करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट में। इन अ सर्वे ऑफ 500 स्टूडेंट इट वाज फाउंड दैट 150 वर लाइक्ड टी एंड 250 लाइक्ड मिल्क and 100 liked both. Find the number of students who were neither liking tea nor milk. अब यहाँ थोड़ा सा इसमें और थर्ड क्वेश्चन में डिफरेंस जानने की कोशिश कीजिए। In a survey of 500 students, it was found that 150 were liked tea and 250 liked milk. 90 liked both. इसने यहाँ कहीं नहीं कहा है कि जो सर्वे हुआ है वहाँ पर जो भी स्टूडेंट हैं या पर्सन है, किनका सर्वे किया है कि कम से कम उन्हें एक ड्रिंक पसंद है ही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो 500 है इट इज़ नॉट यूनियन, ये क्या है, यूनिवर्सल है। और इसमें कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वर नीदर लाइकिंग, ना तो वो लाइक करते हैं टी और ना ही लाइक करते हैं मिल्क। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले आप, यहीं पर कन्फ्यूजन होता है बच्चे के लिए, यूनिवर्सल लिखेंगे 500। इसके बाद टी का सेट हमने टी ले लिया, टी वाले कितने बच्चे हैं यहाँ पर, 150 है, तो ये डाल दिया आपने 150। इसके बाद आपने एन ऑफ मिल्क एम ले लिया, ये कितने बच्चे हैं, 250 हैं। बोथ की बात करता है, टी इंटरसेक्शन एम, टी इंटरसेक्शन एम जो है इसने कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 90। अब ये कहना क्या चाहता है हमसे, वो बच्चे कैलकुलेट करो जो कुछ भी लाइक नहीं करते। अब देखिए यहाँ पर अगर अब एक बच्चा वेन डायग्राम पे जाएगा तो बड़ी जल्दी से आंसर दे देगा, अगर दूसरा बच्चा कॉन्सेप्ट पे जाएगा तो आंसर तो वो भी दे देगा, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये टी लिख लिया हमने, ये मिल्क लिख लिया। एंट्री सबसे पहले हम कॉमन की देते हैं 90, टी में 150 है, 90 तो आ चुके हैं, तो कितने रह गए हैं, 60। मिल्क में कितने दिए हुए हैं इसने, 250, मिल्क में दिए हुए हैं 250, 90 तो आ गए भाई, तो कितने रह गए, 160 रह गए। 160 प्लस 90 250 बन जाता है, 60 एंड 90 150 बन जाता है। अब टोटल कितना दिया हुआ है इसने, यूनिवर्सल 500 का सर्वे हुआ है, तो अब ज़रा जोड़ियो तो कितने हो जाते हैं, ये 60 तो ये हो गए भाई, 60 90 ये है, 150 हुए, 150 और 60 310, तो बाहर कितने होंगे इसमें, 190 ऐसे होंगे जो कुछ भी लाइक नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपको नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पर्सन या स्टूडेंट्स जो भी देना है, स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ है, तो यहाँ पर लिख दोगे नंबर ऑफ रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 190। और ज़्यादा कुछ
करना चाहते हो तो ऐसे दिखा दो भाई, 500 माइनस का 60 प्लस 90 प्लस 160। मेरे हिसाब से तो ये केवल फॉर्मेलिटी है और क्या है। 500 माइनस का 310 एंड दिस इज इक्वल टू 190। अब मान लीजिए इसी प्रॉब्लम को बच्चा चाहता नहीं भाई मैं तो कॉन्सेप्ट से करूँगा, करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, कॉन्सेप्ट से करोगे तो एन नीदर टी नॉर मिल्क ये पूछा है। इसका मतलब हो गया है एन ऑफ टी यूनियन एम का होल नॉट। इसका मतलब होता है एन ऑफ यूनिवर्सल माइनस एन ऑफ टी यूनियन एम। ठीक है, तो ये एन ऑफ यूनिवर्सल डायरेक्ट डाल देते हैं हम 500। एन ऑफ टी का दिया हुआ है इसने 150 दिया है भाई, एन ऑफ एम का दिया हुआ है 250, बोथ का दिया हुआ है 90। तो ये आ जाएगा अपना 500 माइनस 400 में से 90 जाने दो, 310 दिस इज इक्वल टू 190। आंसर दोनों से एक ही आएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 करने में कामयाब हो जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इन प्रॉब्लम्स में कुछ नहीं है, बड़े आराम से ख़त्म होते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है करने में, अच्छा लगता है। अगर सेट्स नहीं आता है तो फिर प्रॉब्लम होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, देखते हैं 5 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहता है हमसे, इन अ क्लास 11th देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन मैथ। चलो डाटा को लिखते चलते हैं। मैथ्स में कितने बच्चे इसने बता दिए हैं 30, एंड बायो में कितने बच्चे दे रहा है 20 स्टूडेंट्स इन बायो। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर आइदर इन मैथ्स और इन बायो। In the following cases, number 1, the two classes meet at the same time. Number 2, the two classes meet at the different time and 10 students have the both subjects. तो भाई एक क्लास में 30 मैथ में बच्चे हैं, 20 बायो में हैं, एक ही समय पर मिल रहे हैं, तो यहाँ कॉमन तो होगा नहीं कोई भी। पहले केस में देयर इज़ नो कॉमन, तो आप लिखेंगे अगर सेम टाइम पे मिल रहे हैं तो कुछ कॉमन नहीं होना है। तो सिंपल सी बात है, इस केस में एम इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारा 0 आ जाएगा। टोटल बच्चे हमें निकालने हैं, एम यूनियन बी देना है, मतलब बेसिकली ये दोनों डिसजॉइंट सेट दे दिए इसने पहले में। तो ये हो जाएगा एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ बी। तो बच्चे टोटल हमारे पास कितने हैं 50 है। सेकंड में ये क्या कह रहा है, टू क्लासेस मीट एट द डिफरेंट टाइम। भाई डिफरेंट पे मिलेंगे क्योंकि 10 स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट रखते हैं, बायो भी पढ़ते हैं मैथ भी पढ़ते हैं, तो फिर उनका लॉस नहीं हो जाएगा अगर एक ही क्लास रख दोगे तो वो डिफरेंट। तो यहाँ पर आपको इसने दे रखा है एन ऑफ एम इंटरसेक्शन बी 10 दिया हुआ है, टोटल स्टूडेंट्स निकालने हैं तो एम यूनियन बी ये हो जाएगा, एन ऑफ एम हो जाएगा एंड एन ऑफ बी हो जाएगा माइनस एम इंटरसेक्शन बी होगा। तो एन एम बी आपका 50 हो रहा है, 50 में से 10 हटा दीजिए तो 40 स्टूडेंट्स हैं। तो आई थिंक आपके ये प्रॉब्लम सही से तैयार हो गए हैं, 5 के पाँचों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं इसी पर बेस जो थोड़े अच्छे बन सकते हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ बेटा, तो देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस है 2 सेट पर बेस्ड ही है। अभी आपने 5 कंप्लीट किए थे, दूसरे में भी हमने 5 ही लिखे हुए हैं। पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ए मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 1000 पीपल। 1000 पीपल का सर्वे कंडक्ट किया गया है एंड रिपोर्टेड दैट 720 लाइक्ड प्रोडक्ट ए एंड 450 लाइक्ड प्रोडक्ट बी। मतलब इस ग्रुप ने ये पता किया है कि 720 को ए पसंद है, 450 को बी पसंद है। What is the least number of people that must have liked both product? मतलब ये कंपनी जानना चाहती है कि कम से कम कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों ही पसंद करते हैं। What is the least number of people that must have liked both the product? अब इस प्रॉब्लम को हम करने की कोशिश करते हैं भाई। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, कहीं ये तो कहा नहीं गया है कि वो जो सर्वे किया गया वहाँ पर वो या तो ए करते हैं या बी करते हैं, कम से कम एक करते ही करते हैं पसंद, ऐसा कुछ नहीं कहा है। जब ऐसा नहीं कहते हैं तो सीधा सीधा ये जो है हमारा टोटल
जो है यूनिवर्सल होता है, तो एन ऑफ यूनिवर्सल इज इक्वल टू 1000। अब हम एन ऑफ ए लिखेंगे। ए लाइक करने वाले अपने पास 720 पीपल हैं, बी लिखेंगे, बी लाइक करने वाले 450 पीपल हैं। लीस्ट नंबर ऑफ पीपल दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ द प्रोडक्ट, वो चीज़ देखनी है हमें। देखते हैं, हमने पास तो एक ही फार्मूला है, एन ऑफ ए यूनियन बी बाई होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन पे तो जाना ही जाना है मुझे। हमने ये लिखा 720 प्लस 450 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 720 और ये हो जाएगा 1170 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आ गया अपना एन ऑफ ए यूनियन बी। बट बेटा एक बात आपको बहुत अच्छे से आती है, एन ऑफ ए यूनियन बी ऑलवेज लेस और इक्वल टू एन ऑफ यूनिवर्सल। तो यहाँ से 1170 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो लेस और इक्वल टू अपना कितना हो जाएगा, 1000 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस और इक्वल टू माइनस 117 कितना 170 आएगा, सॉरी ये आएगा 170। माइनस से माइनस कट करेंगे बट इन इक्वेशन का साइन चेंज करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी लेस और इक्वल टू 170। देयरफॉर लीस्ट नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक्ड बोथ, लीस्ट नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लगा दीजिए, लीस्ट नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इट मस्ट बी 170। मतलब ये जो सर्वे है ये बताएगा कि कम से कम 170 ऐसे पीपल हैं जो दोनों ही प्रोडक्ट लाइक करते हैं। तो कंपनी मार्केट में एटलीस्ट 170 तो दोनों प्रोडक्ट लाएगी। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, हमने काफ़ी कुछ सीखा है इससे। तो इसमें कुछ था नहीं, हमने यहाँ पर यूनिवर्सल क्यों लिया है स्टार्टिंग में, क्योंकि इसने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया कि ईच पर्सन लाइकिंग एटलीस्ट वन प्रोडक्ट, ऐसा तो कहा नहीं इसने। तो टोटल हमने ले लिया था अपना यूनिवर्सल। ए सेट में 720 पीपल रखे थे, बी में हमने 450 रखे, सीधा एन ऑफ ए यूनियन बी कैलकुलेट किया, ये पता ही नहीं था ए इंटरसेक्शन बी, रहने दिया। इसके बाद कॉन्सेप्ट हमारे पास थी, हमने उसको अप्लाई कर दिया, यहाँ से हमारा आंसर मिल गया करके। तो ये हम 6 क्वेश्चंस करने में कामयाब हो गए हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं समस्या नहीं आनी है। अब देखते हैं हम सेकंड प्रॉब्लम। थोड़े अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ थोड़ी मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी, तभी हम पहुँचेंगे अपने आंसर तक। तो अब 7वां क्वेश्चन भी देखते हैं, ये क्या क्या कह रहा है। बहुत कुछ लैंग्वेज लिखी हुई है, बच्चे को देख के ही लगने लगता है पता नहीं क्या है, बट उसे कोशिश करो पहले पढ़ने की। इन एन एग्जाम 80% स्टूडेंट पास इन मैथ, एक एग्ज़ाम कंडक्ट हो रही है, 80% स्टूडेंट पास इन मैथ एंड 70% पास इन फिजिक्स। भाई बुरा मत मानना, फिजिक्स यहाँ 70% ही पास कराए हैं, मैथ के 80%, बिकॉज आई एम ए मैथ्स टीचर, तो हम मैथ को ही ऊपर रखेंगे ना भाई। तो 80% पास करा दिए मैथ में, 70% पास हो गए फिजिक्स में। बट अनफॉर्चुनेटली 10% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। 10% हमारी ग्रेट पर्सनालिटी दोनों में ही फेल हो गए हैं। इफ़ 300 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, अगर 300 बच्चे ही दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन एग्ज़ाम, हमें वो बच्चे निकालने हैं जो इस एग्ज़ाम में बैठे थे। अब ये हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्या हम अपनी स्ट्रेटजी लगाते हैं, ये हमें देखना है। हमने क्या लिखा हुआ है, 80% स्टूडेंट, मतलब ये परसेंटेज में प्रॉब्लम है। तो परसेंटेज में प्रॉब्लम है तो परसेंटेज में ही सॉल्व कर लेते हैं, और क्या है। नहीं मानते हैं कुछ नहीं तो 100 लेके भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। पास्ड स्टूडेंट इन मैथ हम लिखेंगे पास्ड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ्स, दिस इज इक्वल टू 80%। 80% पास्ड हो गए मैथ में। पास्ड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ, 80% मैथ में पास हो गए।
इमीडिएटली यहाँ से लिख दीजिए फेल्ड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ। मैथ में कितने परसेंट बच्चे फेल हुए हैं? 20% बच्चे फेल हो गए हैं। अगर 80% पास हुए हैं तो 20% पक्का फेल हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? पास्ड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिक्स। फिजिक्स में कितने परसेंट पास हुए हैं? 70%। इमीडिएटली हम यहाँ से निकालते हैं फेल्ड परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिक्स। ये फिजिक्स में कितने फेलियर हो गए भाई? 30%। अब इसके बाद एक और कंडीशन दे रखी है इसने कि 10% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। दोनों में ही 10% बच्चे फेल हो गए हैं। तो अब 10% बच्चे दोनों में फेल हो गए तो उसको भी तो सोचना पड़ेगा हमें। बट 10% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। ठीक है, देयरफॉर देखिए दोनों में फेल होने वाले 10% हैं। मैथ, हमने यहाँ मैथ बोला है, मैथ में फेल हो गए 20%। दोनों में फेल कितने होते हैं? 10%। तो ओनली मैथ में कितने परसेंट बच्चे फेल हो गए हैं? 20 में से 10 कम कर दीजिए, 10% ही तो हुए फेल ओनली। तो यहाँ लिखें, मतलब ओनली मैथ के साथ उनका फिजिक्स से कोई लिंक नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे दीज इम्प्लाइज दैट 20 माइनस 10%, this is equal to 10% students failed only in math। ओनली मैथ्स में फेल होने वाले बच्चे 10% हैं। एंड फिजिक्स में ओनली वाले कितने होंगे? 30 तो टोटल परसेंट फेलियर का है और उसमें से 10 अपना हमने कम कर दिया, तो ये अपना आ जाएगा 20% स्टूडेंट फेल्ड ओनली इन फिजिक्स में फेल होने वाले 20% बच्चे हैं। ओनली फिजिक्स में फेल होने वाले, फिजिक्स में फेल होने वाले बच्चे भी आपने कैलकुलेट कर लिए हैं, ओनली फिजिक्स में, ओनली मैथ में भी कर लिए हैं और दोनों में फेल होने वाले बच्चे भी कर लिए हैं। अब केवल फेल होने वालों का ही सेट बनाया जाए, केवल फेलियर्स की बात ही की जाए। जैसे ये हमने बना दिया, मतलब ये फेलियर्स इन मैथ का सेट बना दिया, ये बना दिया हमने फेलियर्स इन फिजिक्स का सेट बना दिया। तो ओनली मैथ का कितना लिखा हुआ है? 10% लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों में कितने परसेंट फेल हुए हैं? 10% ही हुए हैं। ओनली फिजिक्स में कितने हुए हैं? 20 हुए हैं। तो टोटल फेल्ड स्टूडेंट्स कितने हो गए यहाँ पर? भाई ओनली मैथ के हमें पता है, ओनली हमें फिजिक्स के भी पता है, दोनों के हमें पता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दीज इम्प्लाइज दैट फेल्ड परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, फेल्ड परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स में कितने फेल हो गए? 10 + 10 + 20%, दिस इज इक्वल टू 40%। 40% तो बच्चे फेल हो गए। अगर 40% बच्चे फेल हो गए तो कितने परसेंट पास हुए यहाँ पर? पक्का 60% पास हुए हैं। तो यहाँ से लिखेंगे दीज इम्प्लाइज दैट परसेंटेज ऑफ या पास्ड परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, पास्ड परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स की पास्ट परसेंटेज 100 - 40 एंड इट बिकम 60%। 60% बच्चे पास हुए हैं। ये हमने निकाला क्यों है? क्योंकि इसने हमें यही बताया था कि 300 स्टूडेंट पास्ड हो गए हैं। तो ये हमने लिख दिया पास्ड परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, ये आ गया 60%। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता है जो टोटल स्टूडेंट हैं उनका 60% किसके बराबर है? 300 के बराबर है। तो टोटल स्टूडेंट्स निकालने हमें, तो हम लिखेंगे 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल टू 300। देयरफॉर टोटल
टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे 300 इंटू 100 अपॉन में 60। सिंपल सा परसेंटेज का काम है। यहाँ 60 अपॉन 100 लिखोगे, टोटल लिखोगे, 100 आगे पहुँच जाएगा, तो ये 60 से सीधा सीधा कट के 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बच्चे हमारे टोटल एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे वो कितने बच्चे हैं? वो हमारे 500 स्टूडेंट्स हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। ये हमने क्या निकाला है? फेल्ड परसेंटेज। तो फेल्ड परसेंटेज हमारी कितनी आ गई थी? फेल्ड परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आ गई है 40% एंड पास्ट परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आ गई है 600। तो टोटल स्टूडेंट्स इसने हमें निकालने बताने थे, तो 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स 30 है, तो टोटल स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन दे आर 500। वो हमारे पास 500 बच्चे हैं जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। तो थोड़ा सा इसका जो फ्रेमिंग है क्वेश्चन की वो थोड़ी टेक्निकल है, बाकी प्रॉब्लम तो सिंपल है। थोड़ा आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइए, आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 7th। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8th में हमें क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, उसको देखेंगे। नाउ वी आर इन क्वेश्चन नंबर 8th काफ़ी छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है। इसके देने का प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी 1-2 नंबर का प्रॉब्लम भी 2 नंबर में अच्छा प्रॉब्लम बना देते हैं लोग, तो वो देखना है। n of a minus b इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स एंड b माइनस ए 3x एंड इंटरसेक्शन दे रखा है इन्होंने x एंड na इज इक्वल टू nb। देन यूनियन एंड इंटरसेक्शन में वैल्यू पूछी है, क्या है क्या नहीं है। देखते हैं क्या करना है हमें। तो आई थिंक वेन डायग्राम से बहुत जल्दी होने के चांसेस हैं। हमने अप्लाई कर लिया, ये a है, ये b है। इसने n ऑफ a माइनस b ये दिया हुआ है 14 प्लस x। इसके बाद ये b माइनस a दे रहा है 3x और ये दे रहा है x, ठीक है। और इसने हमें क्या दे रखा है? n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ v। तो सबसे पहले तो n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b लगा दीजिए भाई। तो ये लिखोगे 14 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू, हाँ थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हम कर रहे थे खड़ी। हम n ऑफ a की जगह पर 14 प्लस एक्स देना पड़ेगा मुझे। दिस इज इक्वल टू 3x प्लस एक्स देना होगा। वो अलग बात है कि ये हमारा x कट जाएगा, बट a में 14 प्लस एक्स है, b में ये a सेट है अपना, ये b सेट है। तो अब यहाँ से आप चाहो तो ये बड़े आराम से ख़त्म कर दीजिए। तो 14 इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 7 आ गया। अब ये हमसे क्या जानना चाहता है? सबसे पहले तो यूनियन पूछा है, तो n ऑफ a यूनियन b आपका कितना हो जाएगा? फिगर से ही लिख दो ना, 14 प्लस एक्स प्लस 3x, ठीक है ना। तो ये हो गया 14 प्लस कितना हुआ? ये 1 2 3 5x हो गया। तो ये हो गया 14 प्लस 35 एंड इट बिकम्स 49। जो यूनियन है वो 49 है। अब इन्होंने इंटरसेक्शन भी जानना चाहा है, तो ए इंटरसेक्शन भी तो क्लियर कट एक्स लिखा हुआ है, वो 7 है। तो ये काफ़ी छोटा प्रॉब्लम था, इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की थी हमें। हमने फार्मूला अप्लाई किया, आंसर तक हम पहुंच जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंफर्म है, 7 भी कंफर्म है, 8 भी कंफर्म है। नाउ वी आर ऑन 9th क्वेश्चन। हम 9th प्रॉब्लम के बारे में देखेंगे क्या है। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। जनरली बच्चे इस टाइप के प्रॉब्लम में गलती बनाते ही हैं। थोड़ा ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे से देखना है, और बहुत चांसेस होंगे ऐसे क्वेश्चन के एग्ज़ाम में आने के। A survey shows that 75% Indian like cricket and 65% like tennis. What percent of Indian like both the games? एक सर्वे में 75% इंडियन जो है क्रिकेट लाइक करते हैं, 65% टेनिस लाइक करते हैं। क्या परसेंटेज है जो दोनों ही गेम लाइक करते हैं? तो यहाँ यूनिवर्सल तो दिया नहीं इसने, कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से मान लेंगे। हमने मान लिया ये सर्वे जो है केवल 100 लोगों का हो रहा है, परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा ना। तो यहाँ से एन ऑफ क्रिकेट ये जो है वो हमारी वैल्यू आ जाएगी 75 एंड एन ऑफ टेनिस ये वैल्यू आ जाएगी 65। लेट हमें नहीं पता है इंटरसेक्शन, तो हमने सी इंटरसेक्शन टी जो है वो एक्स मान लिया। अब हम एन ऑफ
C यूनियन T कैलकुलेट करते हैं। ये n ऑफ C हो गया, ये n ऑफ T हो गया, ये n ऑफ C इंटरसेक्शन T हो गया। इसकी वैल्यू हम लिखेंगे 75 प्लस 65 माइनस x। देखते हैं जोड़ के, ये बन जाता है 140 माइनस x। ये आ गया n ऑफ C यूनियन T। यहाँ तक तो बच्चा कर लेता है। अब ये x की वैल्यू कहाँ से कैसे निकाली जाए? तो भाई अपने पास एक ही कॉन्सेप्ट है कि यूनियन कभी भी यूनिवर्सल से बड़ा नहीं होता है। तो आप लिखेंगे n ऑफ C यूनियन T इट इज़ लेस और इक्वल टू n ऑफ यूनिवर्सल। तो ये हो जाएगा 140 माइनस एक्स लेस और इक्वल टू 100। तो यहाँ से माइनस एक्स इज़ लेस और इक्वल टू 40। तो आपके पास आ जाएगा x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 40। पहला कंक्लूजन तो आपने ले लिया है कि दोनों गेम लाइक करने वाले लोग कम से कम 40% तो है ही हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं वो भी देखने हैं। ऑल्सो भी है, आपको पता है जो इनका इंटरसेक्शन है वो हमेशा क्या होगा, n ऑफ C से भी छोटा होगा एंड T से भी छोटा होगा। इसका मतलब x इज़ लेस और इक्वल टू n ऑफ C 75 है एंड x इज़ लेस और इक्वल टू 65 है। तो पक्का x क्या हो जाएगा, लेस और इक्वल टू 65। ये हो गया दूसरा कंक्लूजन। दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो आपको मिलेगा 65 लेस और इक्वल टू x, 40 लेस और इक्वल टू x एंड इट इज़ लेस और इक्वल टू 65। आप आंसर दे देंगे नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक्ड बोथ गेम आर लाई बिटवीन 40 to 60%। जो हमारा नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक्ड बोथ गेम, लिख दो नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक्ड बोथ गेम्स आर 40% to 65%। फिक्स वैल्यू हम नहीं दे सकते हैं, 40% और 60% के बीच में होंगे या 40 या 60% होंगे। दैट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 9। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। पहले आपने यूनिवर्सल मान लिया था थोड़ी देर के लिए, 100 क्यों माना था, जिससे कि C और T की वैल्यू लिखना आसान हो जाए। परसेंटेज में था, आपने यूनियन निकाला, यूनियन के बारे में आपको पता है ये कभी भी यूनिवर्सल से बड़ा नहीं होता है, तो वहाँ तक आप पहुँचा दिए। अब उसके बाद आपने क्या किया, मिनिमम वैल्यू तो मिल गई थी, अब मैक्सिमम चाहिए थी, तो फिर इसके लिए हमने इंटरसेक्शन की भी हेल्प ले ली। तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों ही वैल्यू हम कैलकुलेट करने में कामयाब हो जाते हैं। अब आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 10th। थोड़ा सा हट करके दिया हुआ है मैंने। जनरली आप जो भी बुक्स देखेंगे सभी बुक्स में इस कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं, और ऐसा कभी कभी छोटे मोटे एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो स्टेट लेवल के होते हैं, इंजीनियरिंग एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, उनमें भी पूछ लेते हैं, क्योंकि थोड़ी लैंग्वेज टिपिकल है। बाकी क्वेश्चन तो बहुत आसान है, प्रॉब्लम में तो कुछ नहीं है, बट लैंग्वेज इसने थोड़ा सा घटिया बना रखी है। सपोज A1, A2, A3 एंड A20 आर द 20 सेट्स हैविंग 5 एलिमेंट्स इन ईच। मतलब 20 सेट है और ये 20 सेट्स हैं, इसके हर एक में 5-5 एलिमेंट हैं। ठीक है, B1, B2, Bn आर द n सेट्स हैविंग 2 एलिमेंट्स ईच। B1 से लेकर के Bn तक n सेट्स हैं जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। ये कहता है AI का यूनियन, मतलब AI का यूनियन का मतलब है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A20 के जो एलिमेंट्स हैं उनको इसने S से दे दिया है नाम। सबका एक जो बना दिया है हमारा सुपर सेट A का, सबका वो दे दिया है S। ऐसे ही जो B के सभी सेट्स का सुपर सेट बना दिया है वो S दे दिया है। एक और कंडीशन डाल दी है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग टू एग्जैक्टली 10 AIs। S का हर एक एलिमेंट 10 AIs में जाता है एंड एग्जैक्टली 4 ऑफ BJs। और B के S का हर एक एलिमेंट चार B में जाता है, मतलब B1, B2, B3, B4 में मान लो, या B2, B3, B4, B5 में मान लो 4 में जाता है। फाइंड n हमें निकाल के देना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। जो यूनिवर्सल ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n एंड AI दिस इज इक्वल टू S है,
तो यहाँ से आप n ऑफ s निकाल सकते हैं। हर एक में कितने एलिमेंट्स हैं, 5 हैं एंड 20 दिए हुए हैं, तो ये आपके हो जाएंगे 5 + 5 + 5 टिल 20 टाइम्स। दिस इज इक्वल टू, आप सीधा लिख दीजिए 100। ये 100 आ गए आपके। बट कंडीशन क्या लगा रखी है, बट ईच एलिमेंट ऑफ s, ईच एलिमेंट ऑफ s belongs to 10 of AIs, belongs to 10 of AIs। ये कितने को बिलोंग करता है, 10 ऑफ AIs को बिलोंग करता है। 5 तो एलिमेंट हैं और ये 10 को बिलोंग करता है। ईच एलिमेंट बिलोंग्स टू 10 ऑफ AIs। देयरफॉर जो आपका n ऑफ s है वो बनना चाहिए, इसका ये 10 टाइम ज़्यादा दे रहा है क्योंकि एक एलिमेंट 10 जगह आ रहा है, तो 100/10, तो ये तो बन जाएगा भैया 10 के बराबर। इसी तरीके से सेकेंड कंडीशन भी लेके चलते हैं हम। अब हम लिखेंगे यूनियन j इज इक्वल टू 1 to, यहाँ सॉरी n नहीं है, ये 20 दिया हुआ है। j इज इक्वल टू 1 to n एंड bj दिस इज इक्वल टू s। तो यहाँ से अगर ns की वैल्यू लिखी जाएगी तो कितने कितने एलिमेंट रखता है, इसने बताया है ना। ये n है एंड हैविंग 2, सभी में 2 है, तो ये 2 + 2 + 2 टिल हाउ मैनी टाइम्स, n टाइम्स, तो ये तो आ जाएगा 2n। बट यहाँ पर भी एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, ईच एलिमेंट ऑफ s बिलोंग्स टू कितने से, 4 ऑफ bj's। मतलब s का एक एलिमेंट जो है 4 b में बिलोंग करता है, जैसे b1 b2 b3 b4 में कर गया, या फिर b2 b3 b4 b5 में कर जाएगा, तो ये 4 गुने एलिमेंट ज़्यादा आ रहे हैं। तो जो यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे n ऑफ s की, वो पक्का 2n/4 और ये आ जाएगी n/2। इसको आपने इक्वेशन 2 मान लिया, इसको आपने इक्वेशन 1 मान लिया। आप आ जाइए फ्रॉम 1 and 2, दोनों अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 is equal to n/2, so you will have n is equal to 20। n की जो वैल्यू है वो आपकी 20 के बराबर आ जाएगी। एक बार n ऑफ s आपका 10 आया है, दूसरी बार n ऑफ s जो है वो आपका n/2 आया है। दोनों को आपने कंपेयर किया तो n is equal to 20 निकल आया। तो ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गया। तो कुल मिलाकर के हमने अभी 2 सेट पर बेस्ड क्वेश्चन देखे हैं। अगर आप ये 10 क्वेश्चंस करने में कैपेबल हो जाते हैं तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपको स्कूल टीचर कभी भी फंसा नहीं सकता है। हर कैटेगरी के प्रॉब्लम हमने 2 सेट पर बेस दिए हुए हैं। अब ये है कि प्रैक्टिस आपको थोड़ी अच्छी सी और कर लेनी है। ऐसे ही 10 क्वेश्चन और सर्च कर लीजिए तो आपके पक्के हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम आपके साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नॉट 2 3 सेट बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम इस पर कंबाइंड प्रॉब्लम और एंट्रेंस बेस्ड क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।